सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और स्टडी विद मस्ती साथ चल रही होगी। तो आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जैव विकास का ऐतिहासिक पहलू यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। क्या है? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। जैव विकास के इतिहास को सारणी नंबर 1.1 में दर्शाया गया है। तो क्या दर्शाया गया है, चलिए हम इसे ज़रा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सारणी नंबर 1.1 में दर्शाया गया है समय, संबंधित व्यक्ति और उनके विचार। संबंधित व्यक्ति मतलब वैज्ञानिक, जिसे आप साइंटिफिक कहते हो। तो 611 से 545 बीसी में एनॉक्सीमेंडर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जैव विकास का विचार प्रस्तुत किया और बताया कि जीवों का कार्मिक विकास एक ही प्रकार के भौतिक दरों से हुआ। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम एपिडोक्लोज था, जो 495 से 435 बीसी में थे। इन्हें जैव विकास का पितामह कहा जाता है। इन्होंने जैव विकास की कल्पना की। इनके अनुसार अधूरी एवं त्रुटि जातियों का विनाश हो जाता है और अधिक विकसित जातियां इसका स्थान ले लेती हैं। इसके बाद 384 से 322 बीसी में अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने उनके अनुसार प्राकृतिक में एक सीढ़ीनुमा क्रमबद्धता पाई जाती है। जटिलता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। 1561 ईस्वी से 1626 ईस्वी में फ्रांसिस बेकन विभिन्नताओं के कारण जातियों में अंतर उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप पुरानी जातियों की उत्पत्ति होती है। और 1707 से 1788 में बफर नामक वैज्ञानिक आए। वातावरण के प्रभाव में जीवों की संरचना में परिवर्तन के विचार पर जोर दिया। इसके बाद 1774 से 1829 में लेमार्क नामक वैज्ञानिक आए, जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में भी पढ़ रखा था, वो सर्प और जिराफ वाले एग्जाम्पल्स के साथ। तो इन्होंने उप अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसको हमने डिटेल्स में पढ़ रखा है। अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद 1796 से 1882 में क्यूवियर नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने परलेवाद प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके बाद 1809 से 1882 में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्राकृतिक जिसका चयन करती है वही जीवित रहता है, बाकी समाप्त हो जाते हैं। ये भी हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो थी, इसमें हमने डिटेल्स में पढ़ाया है। तो अगर आप वहाँ से जाकर देख लेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। 1823 में 1823 से लेके 1913 के जो समय काल था, उस टाइम पे अल्फ्रेड रसेल नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने डार्विन के समान परंतु स्वतंत्र रूप से नौ डार्विन का विकास किया। यानी इन्होंने उनके जो सिद्धांत है उसे जीन्स के नाम पे यानी आनुवंशिकता पर ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद 1814 से 1914 में विजमैन नामक वैज्ञानिक आए, जर्म प्लाज्म सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने जर्म प्लाज्म में होने वाली विभिन्नताओं को विकास के लिए उत्तरदायित्व किया। इनके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है कि इन्हें बहुत आनुवंशिकता के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जिसके कारण इनकी थ्योरी बहुत जल्दी फ्लॉप हो गई। तो 1840 से 1935 में डिवरेज नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। उसके बाद 1866 में हैकल नामक वैज्ञानिक है। इन्हें कहीं आप हैकल पढ़ोगे तो कहीं हैकल पढ़ोगे। अगर हैकल भी आता है तो आप करेक्ट कर देना, क्योंकि कहीं कहीं इनके जो नाम है कहीं हैकल लिखा होता है तो कहीं हैकल लिखा होता है। तो इन्होंने पुरावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किया। अब हम देखते हैं हमारे पॉइंट वाइज जो इम्पोर्टेंस हमारे पॉइंट होते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, पृथ्वी पर जैविक विकास जनन के फलस्वरूप अपचयक परिस्थितियों में जीवों की उत्पत्ति से हुई। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है वर्तमान समय में किन्हीं दो जीवित जातियों का उदयभव आदि काल में उनके पूर्वजों से अवश्य ही हुई होगी, जिसे एक वंशीय इतिहास कहते हैं। नंबर 3 जो है वो है विकास या उग्र विकास
का शाब्दिक अर्थ सिमटी हुई वस्तुओं को खोलकर या प्रसारित होकर समय समय पर हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करना। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वह है लेमार्क के विकास संबंधी अपना सिद्धांत सन 1809 में फिलोसफी जूलॉजिक नामक ग्रंथ को प्रस्तुत किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे बहुविकल्पीज में अक्सर आ जाते हैं। तो आप लेमार्क वाला जो है एक बार लेमार्क डार्विन इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक का आना जो होता है वह उसके चांसेस अधिक होते हैं। तो नंबर 5 हमारा है वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट जो है सभी जातियों को प्राकृतिक सामान्यताओं तथा विभिन्नताओं के अनुसार छोटे या बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसे जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो 7 नंबर पॉइंट है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र यानी वातावरण के सभी जैविक व अजैविक कारकों के संपूर्ण संतुलन के फलस्वरूप बनी हुई पद्धति है। उसके बाद जो हमारा 8 नंबर है उसमें है अजैविक घटक वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की रचना के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा जो 9 नंबर पॉइंट है वह है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में एक प्रकार का पोषण संबंध रहता है। उसके बाद हमारा 10 नंबर का जो पॉइंट है उसमें दिया गया है किसी क्षेत्र में रहने वाले बड़े जीवों के द्वारा खाए जाने वाले क्रमबद्ध श्रृंखला को घास श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। हमने बचपन में भी ये फूड चेन पढ़ रखा है ना, कि बकरी घास पहले बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, ऐसे करके हमने एक फूड चेन पूरा हमने बचपन में 6 क्लास में पढ़ रखा था, तो आपको याद होंगे। तो 11 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वह है खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल रूप एक जाल में स्वरूप ले लेता है, इसी ही खाद्य जाल यानी फूड वेब कहा जाता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है 12 नंबर एक पारिस्थितिकी तंत्र को किसी खाद्य प्राणी में जीवों की संख्या, जैविक भार एवं एकत्रित ऊर्जा के विभिन्न खाद्य स्तरों पर की जाने वाली जैविक गणना को ग्राफिक चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब हम हमारा देखते हैं एक्सरसाइज। हमारा एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है ना उससे अति लघु अक्षर आ जाते हैं, तो हम इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको आंसर करूं, आप खुद आंसर अपने आप को देना, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने जो पढ़ा वो आपको लर्न भी हुआ या नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है तो किसने किया? डार्विन द्वारा किया गया, ग्रेग जॉन मेंडल द्वारा किया गया, जगदीश चंद्र बोस द्वारा किया गया या लेमार्क द्वारा किया गया? तो आप फटाफट से आंसर कीजिए। ओ यस, आप बिल्कुल सही हैं, डार्विन द्वारा। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वाला आंसर है वह बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अपना नेक्स्ट वाला देखते हैं। हेकल ने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया? उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत या जर्म प्लाज्म सिद्धांत या पुनरावर्तन सिद्धांत या फिर प्रलयवाद सिद्धांत, क्या प्रस्तुत किया? आप फटाफट से हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे मुझे पता है आप लोग को सब आता है। तो यस, हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। पुनरावर्तन सिद्धांत जो है वो हेकल ने दिया था। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य में अवशोषी अंग, यानी ऐसे अंग जिनका कोई कार्य ना हो फिर भी वो हमारे साथ हो। तो निपेशक पटल। नंबर 2 है त्वचा पर बाल। नंबर 3 है पूंछ उपयुक्त सभी। तो निपेशक पटल के बारे में भी हमने अपनी इससे पिछली वाली वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाया, तो आप जाकर देख लीजिएगा। और त्वचा के बाद सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो आप अगर देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यस, हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अब हमारी त्वचा पे बाल, पहले हम जंगलों में रहते थे तो जब भी कोई हमें खतरा आता था तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाना जो बोलते हैं ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे और हमें पता चल जाता था कि हम पर कोई खतरा आ गया। आज भी अगर हम पे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कारण है कि ये हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। न्यूपीलाइना जीव में गुण पाए जाते हैं। तो न्यूपीलाइना जीव में मोलस्का के गुण पाए जाते हैं कि एनिलिडा के, या फिर दोनों के पाए जाते हैं या कोई नहीं? तो यस, हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी मोलस्का और एनिलिडा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। उसके बाद हम अपना 5 नंबर देख लेते हैं। लेमार्क के विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो लेंज के नियम, अंगों की व्याख्या,
उपार्जित लक्षणों की वंशागति या फिर लैमार्क लक्षण। तो आप लैमार्क लक्षण पे मत जाइएगा क्योंकि आपका ये बिल्कुल ही रॉन्ग है आंसर। हमारा जो आंसर नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति हमने पढ़ भी रखा है डिटेल्स में, आप भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान। तो यस, हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट है। जीवाश्म विज्ञान, जाहिर सी बात है जीवाश्मों के बारे में जीवाश्म विज्ञान में ही पढ़ेंगे हम। विषाणु तथा युग्लिना दोनों हैं, कीट हैं, संयोजित जीव हैं, जंतु हैं या प्राणी हैं। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इससे पहले कि मैं आपको आंसर कर दूं। तो यस, हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, संयोजित जीव हैं। इसके बाद जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है वह है प्राणियों को अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरणों से संपूर्ण संबंध को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, असंतुलन कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है या फिर कोई नहीं। तो हमारा यस क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही है। आपका जो सी वाला आंसर है वह करेक्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह है पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। वायरस को मानी जाती है या बी अमीबा को मानी जाती है, सी में युग्लिना है और डी में आपका कैलोमाइडोमोनास है। तो यस, हमारा युग्लिना जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो हम सी को टिक कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है 10 नंबर का क्वेश्चन जो है कि समरूपी अंग है, रचना के समान, कार्यविहीन और कार्य के समान या कार्य एवं रचना दोनों के समान। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इससे पहले कि मैं आपको आंसर करूं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ना तो एक बार आपको पड़ेगा एग्जाम टाइम पे, रिवीजन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो यस, हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, कार्य के अनुसार। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है खड़ी की सही कर्म है घास, हिरन, भेड़िया, शेर। और नंबर बी है हमारा घास, सांप, हिरन, कीड़ा। नंबर सी है हमारा ए व बी दोनों और नंबर डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, यानी घास, हिरन, भेड़िया और शेर। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जैविक विकास का प्रथम सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ग्रेग जॉन मेंडल ने, डार्विन द्वारा, लैमार्क ने या जगदीश चंद्र बोस द्वारा। तो इससे पहले कि मैं आपको आंसर करूं, आप प्लीज़ जल्दी से आंसर कर दिया करिए। तो इसका सिद्धांत दिया था हमें लैमार्क ने। सो गाइज, आज हमारा सी वाला जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों में भी ज्ञान बांटिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।